दैट फेलियर इज़ नॉट डिफाइनिंग यू, दैट फेलियर इज़ गिविंग यू अ लेसन फॉर लाइफ। और जो इंटेलिजेंट, उन्हें पता होना चाहिए कि मेरी इंटेलिजेंस किसी काम नहीं आएगी अगर मैं दरमियान में खरगोश की तरह नींद लेना शुरू कर दूंगा। मार्केट में जाना है तो हमने इन चीज़ों को जहन में रखना है कि आप जो जॉब कर रहे हो क्या ये आपके एम गोल के मुताबिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अवेयर नहीं होते, हम गाइडेड नहीं होते, मतलब पहले हमें यही नहीं पता होता कि हमने जाना किधर। और जो अनस्किल्ड लेबर होती है और अनस्किल्ड जॉब्स होती हैं ना, वो आपको पागल कर देती हैं और एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता। आई शुड बी इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ फर्स्ट। माई नेम इज़ डॉक्टर खदीजा उमर। आई एम MBBS डॉक्टर and then I have done CSS and I joined Police Service of Pakistan. Right now I'm serving in Lahore as ASP Township. I have 5 police stations under me. Previously, after my CSS, I have worked in Abbottabad, Haripur, then Hayatabad, and then Peshawar. Then I came back to Punjab and I have worked in Sheikhupura as well as Lahore. So you can see I have 2 careers. Previously I was a doctor, then I have joined CSS. So it is not necessary कि आपने पहले जो डिग्री की है आप उसी को ही फॉलो कर रहे हो। समटाइम्स आपका प्लान चेंज भी हो जाता है और आप ये भी सोचते हैं कि मे बी आई विल बी मोर कंफर्टेबल इन सम अदर करियर। सो एक सिंगल पाथवे किसी चीज़ का नहीं है। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे कि कभी भी जब हम करियर प्लान करते हैं तो उसमें हमें या कुछ भी करना चाहते हैं तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है। अब आप सब वॉइस तो सारे मैथ कम्युनिकेशन है, तो व्हाट इज़ योर प्लान? आप क्या समझते हैं कि आप नेक्स्ट 5 ईयर में क्या कर रहे होंगे? मेरा ये है कि जिस फील्ड में मैं हूँ उसमें मतलब उसका एंड देखें। एंड क्या है? एंड ये समझ लें कि नेक्स्ट लेवल जो फिल्म में हमारा काम होता है, एडिटिंग वैसे हमारा बेहतर से ज़्यादा काम, तो उसमें जितना बेहतर हो सके उससे। नहीं, यू वांट टू गो इन जर्नलिज्म, यू वांट टू गो इन व्हाट डायरेक्शन? उसमें ये कि हम IT आप कम्युनिकेशन अबाउट व्हाट? किसी भी लिहाज से कम्युनिकेशन, राइटिंग भी हो सकती है वो, मतलब यू आर नॉट क्लियर। यस, एज अ कम्युनिकेटर। ओके, IT व्हाट IT? सोशल मीडिया के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT क्या होता है? थोड़ा सा क्या गोल, क्या IT में क्या करना है? एडिटिंग। Marketing. To eventually become a judge. You want to become a judge eventually, yes. क्या बनना है, क्या करना है ये डिग्री कंप्लीट करके? फिजिक्स है तो क्या करोगे फिर? CSS। ओके, अच्छा, किसी ने एलिस इन वंडरलैंड पढ़ी हुई है? सुना। अच्छा, पहले एलिस इन वंडरलैंड ना एक स्टोरी है, छोटी सी बुक है, बहुत छोटी सी, स्कूल लेवल में बच्चे पढ़ते होते हैं। उसमें ना एक बच्ची होती है एलिस, वो अपनी बहनों के साथ खेल रही होती है, ठीक है, रिवर बैंक पे बैठी होती है। फिर एक ना रैबिट को देखती है, ठीक है, रैबिट ने पहना होता है कोट और बड़ा ही मतलब क्यूट सा लग रहा होता है, तो एक ना रैट होल में घुस जाता है। एलिस उसको फॉलो करते करते ना उस रैट होल में घुस जाती है, ठीक है। रैट होल में जब घुसती है ना तो वो एक नई दुनिया में चली जाती है। ये मतलब बड़ी मज़े की है और मतलब लगता है ऐसे है जैसे वो बच्चों की स्टोरी है, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना तो आप उसको दोबारा से फॉलो करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि अच्छा इसमें तो बड़े लाइफ लेसन्स हैं। तो उसमें ना जब वो रैट होल में जाती है तो उसको डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलते हैं, ठीक है। उसमें उसको एक कैरेक्टर मिलता है कैट का, ठीक है, कैट से मिलती है। तो जब वापस आने लगती है ना उस रैट होल से वापस जब दुनिया में आने लगती है तो उसको आगे एक कैट मिलती है, तो उसे कहती है कैट विच रोड डू आई टेक, मैं कौन से रास्ते पे जाऊँ, कैट से पूछती है। तो कैट कहती है इट डिपेंड्स वेयर यू वांट टू गो, ठीक है। उस पर जो एलिस कहती है वेल आई डोंट नो, ठीक है। तो कैट कहती है देन इट हार्डली मैटर्स, मतलब व्हेन यू डोंट नो कि आपने जाना कहाँ है तो इट हार्डली मैटर्स कि आप ये वाली लाइन पकड़ लो, ये वाली लाइन पकड़ लो, ये वाली लाइन पकड़ लो,
क्या ख्याल है? ठीक है, तो उस पर वो कहती है एलिस, बट आई डू वॉन्ट टू गो समवेयर, लाइक यू पीपल डू वॉन्ट टू एक्सेल इन योर लाइफ, यू पीपल डू वॉन्ट टू डू समथिंग कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाओ, आप मतलब फिज़िकली भी सिक्योर हों, ठीक है, और आप जो है ना साइकोलॉजिकली भी ईजी हों, ठीक है. दिस इज़ समवेयर यू वॉन्ट टू गो बट यू डोंट नो वेयर टू गो. ठीक है, तो कहती है यू शैल रीच समवेयर एज लॉन्ग एज यू वॉक लॉन्ग इनफ. क्या आप चलते जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ना, बट डू यू वॉन्ट टू गो समवेयर और यू वॉन्ट टू हैव सम स्पेसिफिक गोल. Specific goal. You should be very specific कि this is what I want and I will accept. मतलब अदरवाइज आप लोगों की एक पर्टिकुलर डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स कम्युनिकेशन, हैव यू चेक द स्कोप ऑफ दिस डिग्री. क्या स्कोप है, क्या जॉब मार्केट है, आप कहाँ फिट हो रहे हैं, डज इट सूट योर पर्सनैलिटी. समटाइम्स हम एक डिग्री इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू है, हम इसलिए नहीं कर रहे होते कि हमारी पर्सनैलिटी को सूट कर रही है. फॉर एग्जांपल मैंने MBBS कर लिया बिकॉज इट वाज गुड कि एक लड़की ने MBBS कर लिया, शी इज़ गोइंग टू हैव अ सोशल वर्थ, शी इज़ गोइंग टू बिकम अ फीमेल डॉक्टर, शी विल बी रिकग्नाइज इमीडिएटली. मैं मेडिकल कॉलेज में एंटर हुई एंड आई वॉज डॉक्टर इमीडिएटली, बट आई फेल्ट कि मे बी आई एम नॉट फिट हेयर, आई नीड टू चेंज. आई टुक द अनदर गोल, मैं उसको फॉलो किया. तो आपको कोई भी करियर जो भी आपने ज्वाइन करना है, एटलीस्ट यू शुड बी नोइंग कि मैंने क्या करना है. अच्छा, अब हमें प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है? मतलब आज मैं आपके पास खड़ी हूँ या आप लोगों के ये लेक्चर रखा गया है या सम हाउ डिस्कस कर रहे हैं, तो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखें, आप यंग स्टूडेंट्स हैं, यू आर फ्यूचर ऑफ दिस नेशन, और हम एमलेस हो के डिग्रीज ले रहे हैं. मतलब जब आपने डिग्री ली थी शायद आपको ये पता ही नहीं था कि इस डिग्री की वैल्यू क्या है. आपने बस चूज़ की, आपने देखा मैं मेरिट में कहाँ फॉल कर रहा हूँ, ठीक है, या आप किसी एक यूनिवर्सिटी में जाना चाहते थे, उस यूनिवर्सिटी में इस डिग्री में आपका मेरिट बन रहा था, शायद ऐसा भी हो सकता है. कोई एक बंदा जिसने बाय चॉइस अपनी डिग्री स्टार्ट की हो, बाय चॉइस 2 बंदे हैं जिन्होंने अपनी डिग्री की है, बाकी सब सम हाउ मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच लेके चले हैं या मेरिट ओरिएंटेड अप्रोच में चले हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने ये डिसाइड करना है कि हमें पता होना चाहिए वेयर वी वांट टू गो. हमें पता होना चाहिए कि मेरा फ्यूचर कहाँ होना चाहिए. क्या मुझे पाकिस्तान में कोई जॉब करनी है, क्या मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है, ठीक है, क्या मुझे सरकारी नौकरी करनी है, मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है, मुझे बिज़नेस करना है. ये ऑप्शन है ना हमारे पास. तो अगर हम बड़े क्लियर होंगे ना तो हम फिर उस पर्टिकुलर पाथवे को फॉलो करेंगे. अगर हम इस मामले में क्लियर नहीं होंगे तो हम फिर क्या करेंगे, डिग्री करने के बाद हम एक दफ़ा फारिग हो जाएंगे. हम सोचेंगे अब क्या करें, किधर जाएं. आपको पता है यूथ में फिर डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा एक रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा बहुत ज़्यादा है. हमारी यूथ को पता ही नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है. ठीक है, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग सम जॉब तो आप अपना कारोबार भी तो शुरू कर सकते हैं ना, बट यू डोंट नो कि आपने करना क्या है, तो फिर आप उसके लिए फ़ोकस नहीं करेंगे. ठीक है, अच्छा, आपने जो डिसाइड कर लिया कि मैंने ये बनना है, उसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा आपने CSS करना है, आपने कहा, ठीक है, और आपने कहा. अब अगर आपने सोच लिया कि मैंने CSS करना है बिकॉज आई हैव डन इट, तो आई एम पर्टिकुलरली गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर गोल. बट हम किसी भी चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, आप एट एनी पॉइंट मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, हम डिफरेंट उसको लेके जा सकते हैं. इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू CSS तो आपको पता होना चाहिए आपके क्या रिसोर्सेज हैं, क्या मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल क्या होगा, एजुकेशन कहाँ से लेनी है आपने, फिर पास्ट पेपर्स क्या हैं,
एग्ज़ाम कब होता है, इंटरव्यू क्या होता है, वो सारी रिसोर्सेज आपके पास होंगे तो उसके बाद आप काम शुरू करेंगे। या फॉर एग्ज़ाम्पल आईटी के बारे में आप ज़्यादा लोग बात कर रहे हो तो आपको पता होगा, मतलब आई एम नॉट वेरी वेल अवेयर कि आईटी के लिए पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बट यू शुड बी नोइंग कि आईटी के लिए मुझे किस इंस्टीट्यूशन में जाने की ज़रूरत है, मुझे किस मेंटोर के पास जाना चाहिए, मुझे किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना चाहिए। यू शुड बी नोइंग योर मतलब गोल एंड यू शुड बी नोइंग कि इसके लिए कौन से रिसोर्सेज चाहिए। उन रिसोर्सेज को फिर हम फॉलो करेंगे और उसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा कि हमारा व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट टू आवर डेस्टिनेशन। शॉर्टेस्ट रूट डज नॉट मीन कि आप शॉर्टकट कह रहे हैं। शॉर्टकट इज समथिंग एल्स और शॉर्टेस्ट रूट इज के फॉर एग्जाम्पल आई कुड हैव डन ग्रेजुएशन एंड आई कुड बी अ CSS ऑफिसर, but I took a longer path. I did MBBS, then I went again for CSS. ठीक है, मतलब जो चीज़ मैं 4 साल के बाद कर सकती थी वो मैंने 7 साल के बाद शुरू की। ऐसा ही है ना, बिकॉज आई वॉज नॉट क्लियर कि मैंने क्या करना है। हो सकता है आप में से कोई बंदा आज मीडिया की डिग्री कर रहा हो और कल सोचे कि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस करके तो मैं डिप्लोमेट बन जाऊँ, हो सकता है ना। तो शॉर्टेस्ट रूट का मकसद ये है कि आपको पता हो कि अच्छा ये मेरा गोल है, और अगर ये मेरा गोल, फॉर एग्जांपल मैं ग्रेजुएशन करती और मैं उसी टाइम देखती कि CSS मेरा गोल है और मैं उसकी तैयारी शुरू कर देती, उस तैयारी को शुरू करने के बाद फिर मैं उस पर काम करना शुरू कर देती। हाउ वुड वी नो हाउ मच जर्नी हैव वी कवर्ड। आपने डिफरेंट माइलस्टोन्स रखे होते हैं कि मैंने अब ये कर लिया, मैंने अब ये कर लिया, मैंने अब ये कर लिया। फॉर एग्जांपल आपकी 4 बुक्स हैं तो आपने डिसाइड कर लेना है, इसके छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लेना है और कहना है कि जी ये वाला इतने टाइम में कर लूँगी, इतना टाइम में कर लूँगा, इसको फॉलो करके तो एक फ़ाइनल स्टेज पे पहुंच जाएंगे। तो इसकी बेस पे जो है ना आपने अपने डिसाइड करना है, बजाय इसके कि आप शुरू में फॉर एग्जांपल हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कभी किसी के साथ हुआ टाइम मैनेज नहीं हुआ पेपर देते हुए, वो क्यों नहीं होता? स्टार्टिंग में मेरी राइटिंग बहुत स्लो थी तो उस वजह से मैं अक्सर प्रिपेयर अच्छा, और कोई रीज़न? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पेपर में 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं, अगर हम पहले से डिसाइड करके बैठे कि हमारे एग्ज़ाम में 2.5 घंटे का टाइम है एंड वी हैव 5 क्वेश्चंस, और हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि वी आर गोइंग टू गिव 30 मिनट टू 1 क्वेश्चन एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव मोर देन 30 मिनट्स टू एनी ऑफ द क्वेश्चन, तो आप पहले क्वेश्चन से लेके एंड वाले क्वेश्चन तक एक ही स्पीड में रहेंगे, ठीक है, अपने आप को स्ट्रेस भी नहीं देंगे और आपकी राइटिंग भी सेम रहेगी, आप साइकोलॉजिकली सुकून में भी रहेंगे और उसके मुताबिक पेपर को सॉल्व करेंगे। लेकिन अब अगर आप स्ट्रेटिजिकली नहीं चलेंगे तो क्या करेंगे, आप पहले क्वेश्चन को देंगे 1 घंटा, दूसरे को देंगे पौना घंटा, तीसरे को देंगे 20 मिनट, उसके बाद 10 मिनट और शायद 5 मिनट। तो क्या होगा, पहले में आप बहुत रिलैक्स होगे, बड़ा खुश होंगे, मैंने पेपर बड़ा अच्छा मैं कर रही हूँ, फाइनल वाले पेपर में आगे क्या करेंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे एंड समहाउ आप उतना अच्छा नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी, मतलब ये एक एग्जांपल है छोटी सी। इसी तरह अगर आप CSS कर रहे हैं या आप अपना कोई करियर डिफ़ाइन कर रहे हैं, आप किसी फॉरेन डिग्री पे जाना चाह रहे हैं, आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, बिकॉज व्हेन यू विल लीव योर यूनिवर्सिटीज़ देन यू विल सी कि जॉब मार्केट है क्या, ठीक है। इज़ एवरीबडी गोइंग टू बिकम एन एंकर, इज़ एवरीबडी गोइंग टू बिकम ए PR टीम, और क्या क्या आपको चीज़ें आएंगी और उसके बाद आप सोचेंगे कि मे बी आई शुड बी गोइंग फॉर जॉब मार्केट। जब आप उसमें जाओगे तो यू विल रियलाइज़ कि हमने इन चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। हजरी, हाउ वुड वी नो इफ़ वी हैव रीच द डेस्टिनेशन। आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने MBBS कर लिया तो मेरा डेस्टिनेशन वो था या मेरा डेस्टिनेशन ये था। ये एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल है, खोजक टनल जो है ना वो बनाया जा रहा था, तो उसमें एक इंटरनेशनल इंजीनियर था,
उसने डिसाइड किया कि इसको टनल को किस तरह से बनाना है। उसको एक तरफ से शुरू किया इधर से, और एक तरफ से इधर से शुरू किया, और पर्टिकुलर टाइमलाइन दी गई कि इस टाइमलाइन पे इस डेट पे ना ये दोनों साइड्स आपस में जब मिलेंगी ना तो ये जो है ना यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे बंद हो जाएगा और ये टनल कंप्लीट हो जाएगा। अब वो जब उस टाइमलाइन के मुताबिक उस टनल को बनाया गया तो जिस डेट पे आना था ना, जर्नी कंप्लीट होना था, उस दिन वो टनल आपस में नहीं मिल सका। आपको पता है इंटरनेशनल जो ये होते हैं इंजीनियर्स या जो भी वर्किंग होते हैं, इनके वर्क एथिक्स ज़रा डिफरेंट होते हैं। वो अपनी चीज़ों को ना बड़ा पर्टिकुलरली फॉलो करते हैं। तो जब उसने देखा कि मैंने जो डिसाइड किया था, जो मेरा एम था, वो मैं पूरा नहीं कर सका, उसने सुसाइड कर ली। ठीक है, उसने जब सुसाइड कर ली तो उसके बाद 3 से 4 दिन बाद वही टनल, जब मज़दूरों ने काम किया तो टनल आपस में जुड़ गया। बाद में उस पर काम किया गया कि क्या वजह थी, तो उसमें पता चला जी जो मज़दूर थे या जो थे उन्होंने थोड़ी सी मतलब स्लो काम किया और उस तरह से काम नहीं किया, जिसकी वजह से वो एग्जैक्ट उस डेट को नहीं मिल सका। तो मतलब बाज़ औक़ात हम छोटी सी लापरवाही करते हैं, उसकी वजह से हम फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते, और जब नहीं पहुंच पाते ना तो हम बड़े बेसब्रे भी हो जाते हैं कि पहली फेलियर हुई तो हम समझते हैं कि ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, उसके बाद हम दूसरी ट्राई भी नहीं करते। तो उस ट्राई के लिए मतलब उस चीज़ के लिए वो ट्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो है, डिड वी अचीव द इंटेंडेड रिजल्ट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है ना कि आपका एक लैंडमार्क होना चाहिए कि मैंने ये करना है। तो हमने वो एक लाइन सेट कर ली है, तो हमने उसको फॉलो भी करना है कि हम उस जगह पे पहुंच गए। अगर नहीं पहुंचे तो हमें कितनी एफ़र्ट और लगेगी, और खुदा न खास्ता हम उस जगह पे जाने से पीछे रह गए हैं तो अब हमने क्या करना है? क्या हमने दोबारा रीअटेम्प्ट करनी है या अपने अपना रास्ता बदल लेना है? ठीक है। और बाज़ औक़ात होता है कि हम एक चीज़ नहीं कर पाते, ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या बात ख़त्म हो गई, ज़िंदगी ख़त्म हो गई? नहीं, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, हमने उससे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एज़ डॉक्टर जब मैं काम कर रही थी, मतलब एज़ MBBS किया, उसके बाद मैंने हाउस जॉब की, देन आई ट्राई टू अपीयर इन एग्ज़ाम्स, वो जो नहीं होते PPSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, 17 ग्रेड जॉब होती है, तो उसमें ना एक WMO की जॉब आती है, उसकी बहुत सीट्स होती हैं, थोड़ी सीट्स नहीं थी, मतलब कि एक दफ़ा सीट आ रही है 800 सीट्स आ रही हैं, एक दफ़ा 1900 समथिंग आई हैं, 2600 सीट्स आई हैं, एंड आई ट्राई टू अपेयर इन दोज एग्ज़ाम्स, और मैं तीनों दफ़ा फेल हुई। ठीक है। एंड आई वॉज सो सरप्राइज, मेरे रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर आते थे, और इंटरव्यू में पता नहीं क्या होता था कि आई वॉज अनएबल टू get that particular job. I was planning to do CSS but I wanted to be employed as well, कि मैं एक जॉब भी करना चाहती थी, और उस सारे टाइम में 3 दफ़ा मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, और तीनों दफ़ा जो है ना वो वाली पर्टिकुलर जॉब जो है ना वो मुझे नहीं मिली। ऑल्दो मुझे जॉब मिल गई थी, लेकिन वो वाली जॉब स्पेसिफिकली वो मुझे नहीं मिली। जब तीसरी दफ़ा हुआ ना तो आई वॉज मतलब सो हर्ट, आई क्राइड कि ये वो चीज़ है जो बहुत ही वो है, मतलब आपको लगता है कि लटकी अंगूरों की तरह नीचे लटका हुआ गुच्छा है और मैं इसको किसी भी टाइम तोड़ लूँगी। उसकी रीज़न ये कि मैं बता रही हूँ आपको, इतनी ज़्यादा सीट्स थी, 1900 सीट्स सरकारी मुलाजमत में होना बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली सरकारी मुलाजमत जॉब्स ऐसी नहीं होती। एंड इट इज़ सो फ़नी कि जो जॉब मुझे मिली वो पता है कैसी जॉब थी एज डॉक्टर, पूरे लाहौर में सिर्फ एक सीट थी, और मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट दैट जॉब। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने CSS किया, एंड CSS में जो जिसका रिज़ल्ट रेट जो है सिर्फ 2% है, आई गॉट इट। तो आप जो है ना एक फेलियर को इस चीज़ पे डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि ये फेलियर जो है ये मेरे लिए फ़ाइनल फेलियर है, और मैं मतलब आई एम टेलिंग यू कि 1900 या 3600 सीटें आ रही हैं एंड आई एम नॉट सिलेक्टेड, और एक सीट मिल रही है, या पूरे पाकिस्तान में लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं और 200 लोग पास हो रहे हैं और 100 कुछ लोग एलोकेट हो रहे हैं, एंड आई एम अमंग देम, और मुझे मेरी अपनी पसंद की अपनी चॉइस का ग्रुप मिल रहा है, पुलिस मिल रहा है, जो मैंने अपने लिए चूज़ किया हुआ था।
तो समटाइम्स चीज़ें हमारे लिए कुछ और तरह से लिखी होती हैं और हमें उसको जो है ना समझने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इस तरह की जो फेलियर्स होती हैं ना, उसको ये नहीं कर लेना कि ये मुझे डिफ़ाइन कर रही है। दैट फेलियर इज़ नॉट डिफाइनिंग यू, दैट फेलियर इज़ गिविंग यू अ लेसन फॉर लाइफ, ठीक है। और आपने उस लेसन को जहन में भी रखना है, ठीक है। अब हम ना ये देखें, अ गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ विश। जो चीज़ें आपने डिसाइड की हुई हैं, जो जो आपने पीआर में जाना है, आपने मीडिया में जाना है, आपने आईटी में जाना है, आपने सीएसएस करना है, ये बातें सिर्फ और सिर्फ विशेज़ है, मैं करना चाहता हूँ। ये वैसी विशेज़ हैं जैसे हम छोटे होते हैं ना, चंद सालों के होते हैं, तो कोई पूछता है आपने क्या बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने पायलट बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है। इतनी ही विशेज़ हैं। अनटिल और अनलेस आप इसके ऊपर एक अपना पूरा प्लान डिवाइस करेंगे, आपने सोच लेना है कि मैंने किस तरह से जाना है इसके ऊपर। अच्छा, ये जो है ना, ये क्या मैं मतलब इससे कुछ समझ आ रही है? एवरी वन ऑफ यू इज़ डिफरेंट, ठीक है। और हर बंदे की क्वालिटीज़ दूसरे से डिफरेंट होंगी। किसी की स्पोकन अच्छी होगी, ठीक है, किसी की पर्सनैलिटी अच्छी होगी, कोई बहुत वेल ग्रूम्ड होगा, कुछ बहुत वेल मैनर्ड होंगे, ठीक है, और कुछ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। हर बंदे की, एक को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। और हर बंदे की जो अपनी क्वालिटीज़ है ना, अपनी क्वालिटीज़ का खुद को पता होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर हार्ड वर्किंग हो तो आपको पता होना चाहिए आप हार्ड वर्किंग हो। नॉर्मली जो एक बायस आती है वो ये होती है कि जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो हार्ड वर्किंग नहीं होते, ठीक है। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो समझते हैं कि वी कैन अचीव एट लास्ट मोमेंट, और वो बहुत सारे मौक़ों पे उस चीज़ को कर भी लेते हैं। लेकिन आप कभी भी देख लेना, जो मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, वो ये है कि एवरेज जो लोग होते हैं ना, वो क्योंकि कॉन्टीन्यूसली एफर्ट कर रहे होते हैं और वो अपने आप को पहचानते हैं कि आई नीड टू वर्क हार्ड ऑल द टाइम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो एवरेज लोग होते हैं ना, वो इंटेलिजेंट लोगों से आगे होते हैं। डेफिनेटली जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सेल करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो भी कॉन्टीन्यूस एफर्ट करें। दे यूजुअली सिट लाइक, वो जो नहीं रैबिट की स्टोरी होती है कि वो आराम से सो जाता है। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अपनी सलाहियतों को उस तरह से फोकस नहीं कर सकते। तो इसमें दोनों के लिए लेसन है, ठीक है। जो हार्ड वर्किंग हैं, मतलब जो एवरेज लोग हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क है। और जो इंटेलिजेंट, उन्हें पता होना चाहिए कि मेरी इंटेलिजेंस किसी काम नहीं आएगी अगर मैं दरमियान में खरगोश की तरह नींद लेना शुरू कर दूंगा। तो मेरी अपनी लाइफ में इसी तरह से हुआ है कि आई वॉज नॉट एक्स्ट्रॉर्डनरी, ठीक है, आई वॉज अमंग गुड स्टूडेंट्स। आई वॉन्ट से कि मैं बहुत बुरी हालत थी, लेकिन मेरे से ज़्यादा अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो मेरे साथ होते थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ खरगोश वाले उसमें लाइफ के उसमें मतलब करियर में एज मतलब जब आप एफएससी में होते हैं तब आपका एक कंपटीशन होता है, एंड पीपल वर मोर इंटेलिजेंट देन मी बट दे डिडंट डू एज हार्ड वर्क, तो उस करियर को फॉलो नहीं कर पाए। फिर इसी तरह सीएसएस के जर्नी में भी आपको लास्ट मोमेंट तक अपनी एनर्जी कायम रखनी होती है अपने गोल को लेके चलने के लिए, ठीक है। लास्ट मोमेंट तक आपने डिस्करेज नहीं होना होता, ठीक है। आपने कॉन्टीन्यूस एफर्ट करनी होती है, ठीक है, और अपने गोल तक पहुंचना होता है। बहुत सारे मतलब एक छोटी सी बात है, हम ना बहुत अर्ली स्टेज पे हौसला भी हार देते हैं, ठीक है। आपके फॉर एग्जांपल कोई एक स्कॉलरशिप आया है, फॉरेन स्कॉलरशिप आया, उसकी 10 सीट्स हैं, ठीक है। आप 100 के 100 बंदे एलिजिबल हो, आप में से 80% अप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा ही है ना, क्यों नहीं करेंगे? हाँ, 10 सीटें हैं, हम इतनी ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, मेरा कहाँ होना है, ठीक है। और उसमें जो ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होंगे शायद वो अप्लाई ना करें, और जो कोई बंदा होता है ना, कहता है अच्छा यार कोशिश करने में क्या हर्ज है, वो अप्लाई कर देता है। अब वो जो 20 लोगों ने अप्लाई किया है ना और 10 सीटें हैं, यू विल कम टू नो कि जब उस स्कॉलरशिप के एंड फाइनल प्रोसीजर तक जाना होगा ना, तो वो 10 लोग भी पूरे नहीं होंगे जो फाइनल स्टेज तक पहुँचेंगे। सीएसएस का एग्ज़ाम होता है ना, तो पहला होता है एमपीटी,
उसमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उस पर डिसाइड होता है कि आप CSS दे सकते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हो गए थे, वो केटर नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने कहा इनको यहीं पे फ़िल्टर कर देते हैं। तो लोग पहले CSS का अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है, एप्लीकेशन के बाद MPT होता है, MPT के बाद फिर रिटन टेस्ट होता है। बहुत सारे लोग एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है, MPT में ही नहीं अपेयर होते। अब वो वाला पॉइंट गुजरा, अब अगला होगा CSS का रिटन। अब रिटन में ना सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं essay से और इस्लामियात से, ठीक है। जब एग्ज़ाम की डेट आएगी ना तो लोग उस एग्ज़ाम में अपेयर ही नहीं होते, 50% यहीं पे फ़िल्टर हो जाते हैं, ठीक है। वो फ़िल्टर हो गए, उसके बाद फिर क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम होना शुरू होंगे ना, तो 10 पेपर है ना, तो 10 में से एक आधा मिस कर दिया, जिसने एक भी पेपर मिस कर दिया दैट्स गोन, बहुत सारा फ़िल्टर यहीं पे लग गया। उसके बाद आगे फाइनल। अब जो फाइनली जो सारे आए हैं ना जिन्होंने रिटन पेपर दिया है, उसमें से मैं आपको बताऊं 2% अगर पासिंग रेट है तो हम कहते हैं कि अच्छा 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, सिर्फ 300 लोग पास हुए हैं, तो आप यकीन करें 1000 से ज़्यादा बंदों ने एफर्ट ही नहीं की हुई इसको तैयारी करने में। आपका एक्चुअल कंपटीशन कौन से लोग हैं, वो 1000 लोग, एंड इट्स अ फैक्ट। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, आप मतलब अपने इर्द गिर्द देख लें, जितने लोगों आप अपने इर्द गिर्द जाएंगे ना चलते फिरते, जिसने भी ग्रेजुएशन किया होगा ना वो कहेगा कि मैंने CSS करना है, तो CSS के लिए मैं एकेडमी ढूंढ रहा हूँ, मैं एकेडमी ढूंढी जा रहा हूँ, मैं एकेडमी जा रहा हूँ, मैं जाए जा रहा हूँ, मैं लाइब्रेरी जाए जा रहा हूँ, ये चल रहा होता है। प्रैक्टिकली किसी ने ये भी नहीं देखा होता सिलेबस क्या है, किताबें क्या हैं, किताबों के अंदर से पढ़ना क्या है और किस तरह से लेके चलना है। तो जब इस तरह की चीज़ होती है तो फिर आप खुद ही सोचिए किस तरह होगा। अब ये गोल इज़ द मैग्नेट। आपका गोल अगर आपने कंफर्म सोचा हुआ है ना कि मैंने यही चीज़ करनी है, तो आपका मैग्नेट होता है, वो आपको अपनी तरफ खींचता है कि मैंने ये करना है। रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है, मतलब वी बिलोंग टू मोस्ट ऑफ अस बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, ठीक है, जिसमें सम हाउ वी आर लिविंग दिस। हम स्कूलों में रिक्शों पे गए हैं, कॉलेजेस में गए हैं, बसों पे भी ट्रैवल किया हुआ है। बहुत कम लोग होते हैं जो इतना मतलब चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं कि बस वो जो स्टाइलिश सी ड्रामों में गाड़ियाँ चल रही होती है उसमें। वी आर लिविंग दिस लाइफ, ठीक है। इस लाइफ में से हमने अपना फाइनल जो गोल है उस पर पहुँचना भी है, ठीक है। हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वी आर अनसेफ। डू यू फील इन व्हाट एस्पेक्ट, किस चीज़ में अनसेफ फील किया, बी वेरी क्लियर। मैम रास्ते में चलते हुए लोगों की जो नजरें होती हैं या फिर रहे होते हैं तो खौफ होता है कि कोई कुछ कर ना दे, क्योंकि आते जाते न्यूज़ में सुनते हैं फलानी लड़की के साथ ये हो गया ये हो गया। और सबसे बड़ी जो बात आजकल चल रही है वो ये चल रही है कि अगर किसी बड़े घर का कोई लड़का होगा तो वो किसी लड़की के साथ कुछ करेगा तो उस चीज़ को उस तरह केटर नहीं किया जाएगा या उसके ऊपर गौर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनकी पास इस चीज़ की सिफारिशें ज़्यादा हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस चीज़ की कि वो उस केस को दबा लेंगे। लड़के अनसेफ फील करते हैं, नहीं आप किस चीज़ में करते हैं? किसी का मसला हो रहा है, हम जा रहे हैं रास्ते में, उस मसले की वजह से हम कोई नुकसान दे हो जाता है, जैसे तागिरी को कुछ नुकसान दे, ये भी हो सकता है, और स्नैचिंग करते हुए कोई आपको हिट कर दे ऐसे। देखें सीधी सी बात है, लड़कियों के बिल्कुल अपने जेन्युइन कंसर्न्स हैं, लड़के भी बहुत वल्नरेबल होते हैं बहुत सारी सिचुएशंस में। अगर आप गर्ल्स की अब्यूज़ की या उसकी बात करते हैं, हरासमेंट की बात करते हैं, तो आपने चाइल्ड अब्यूज़ में बॉयज़ के भी इश्यूज सुने होंगे एंड दे आर इक्वली प्रेवलेंट, ठीक है। बट वी डोंट टॉक अबाउट दोज थिंग्स इन आवर सोसाइटी। स्नैचिंग लड़कियों के साथ होती है तो लड़कों के साथ भी होती है, शायद लड़कों के साथ ज़्यादा होती है, ठीक है। रॉबरीज, बिकॉज आई एम वो पुलिस ऑफिसर, तो मुझे तो वो भी पता है ना कि आई हार्डली मतलब हियर के जी किसी लड़की के साथ रॉबरी हो गई है, लड़के जा रहे होते हैं गन पॉइंट में निकालो चीज़ें, इट हैपन्स, ठीक है। जो मैं इसमें देख लेती हूँ, ये शायद बाइक्स पे आए होंगे, ठीक है, नीचे खड़ी की हुई है, पता ही नहीं बाइक चोरी होगी, अब मैं किस पर ट्रैवल करूँ। आपको तो घर से भाई लेने आएगा, अबू लेने आएंगे, नॉर्मली ऐसे ही होता है। मतलब हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स ट्राई देयर बेस्ट, नहीं तो अब उबर करीम का ज़माना आ गया है,
तो लड़कियां थोड़ी और ज़्यादा, जिसके पास गाड़ी है बहुत अच्छी बात है, तो सम हाउ यू आर नॉट टेकिंग अ लाइबिलिटी ऑफ टेकिंग योर व्हीकल अलॉन्ग, ठीक है। लड़के क्योंकि इंडिपेंडेंट है जी, इनके पास बाइक्स होती हैं, बाइक नीचे खड़ी की, यहाँ पे खड़ी की, हो सकता है यहाँ पे पार्किंग का पूरा इंतज़ाम हो, मोस्टली नहीं होता, जहाँ पे पार्किंग नहीं होती मोटरसाइकिल चोरी हो गई, फारिग हो गया। मतलब अब कितनी 1.5 लाख की मोटरसाइकिल होगी, कितने की होगी है, 2.25 लाख की मोटरसाइकिल होगी है। एक दफ़ा अब्बा अम्मा ने ले दी थी, अभी वो एम्प्लॉयड नहीं है, चली गई, ठीक है। तो मतलब हर बंदा अपनी अपनी जगह पे वल्नरेबिलिटी में से गुजर रही है। तो मैं छोटी छोटी बातें कर रही हूँ, वल्नरेबिलिटी के बहुत एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, वी आर हैविंग अ वेरी लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, दिस इज़ अ फैक्ट, ठीक है। प्रीवियस डेज़ में ये जो स्मोक का इशू चल रहा था, इट वॉज सो अनहेल्दी टू वॉक, लेकिन वी हैव टू लिव हियर, ठीक है। और हमारी जो डाइट है, हमारी 70% लड़कियाँ अनीमिक होती हैं, और हम समझते थे कि सिर्फ लड़कियां अनीमिक होती हैं, बट नाउ आई कम टू नो कि लड़के तो चेक ही नहीं कराते, लड़के भी उसी हालत में ही हैं, इनकी भी डाइट वैसी है, ठीक है। लड़कियों पे सम हाउ वुमेन एम्पावरमेंट की बात पे हमने इनको चेक कराना शुरू कर दिया, लेकिन लड़कों में भी वही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हेल्थ के, ठीक है। खुराक हमारी बहुत अनहेल्दी है, ठीक है। दूध के नाम पे हमें पता नहीं क्या मिल रहा है, तो ये हम लोअर मिडिल क्लास की ये प्रॉब्लम्स है, बड़े अजीब से छोटे से। आप में से किसी ने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है? अच्छा, साइकोलॉजी में ना एक कॉन्सेप्ट है मैस्लोज हायरार्की, उसमें ना एक इंसान है ना, उसकी ज़रूरियात की एक हायरार्की बनी हुई है। हायरार्की कैसे बनी हुई है, यहाँ पे बोर्ड नहीं है, ठीक है, इस तरह से बनी हुई है, मैं आपको ना बना के दिखाती हूँ। चले मैं इस तरह से कर देती हूँ, ये एक पिरामिड है ना, ठीक है, इसकी बेस सबसे वाइड है, ठीक है, उसके बाद थोड़ी वाइड है, फिर थोड़ी वाइड है, इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। उसमें जो बेसिक नीड्स होती हैं ना वो नीचे आती हैं, ठीक है, और जो मतलब बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है तो अगले लेवल की जो नीड्स होती हैं ना वो ऊपर आती जाती हैं। जो लोग बेसिक नीड्स फुलफ़िल कर लेते हैं ना वो ऊपर वाली जगह पे आना शुरू हो जाते हैं। हम जो बात कर रहे हैं ना वो सम हाउ ऊपर वाली बात करें, पिरामिड के टॉप की बात करें। हम चाह रहे हैं कि हम जब कैरियर हासिल करें तो हम वो अपनी ज़हनी सेटिस्फेक्शन हो हमारी, लेकिन ज़हनी सेटिस्फेक्शन के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, बेसिक नीड्स, खुराक, लिविंग प्लेस, शेल्टर, सेफ्टी, पहले ये वाली नीड्स पूरी होंगी, फिर हमारी इमोशनल नीड्स होंगी, ठीक है। इमोशनल नीड्स होने के बाद फिर हमारी एजुकेशन होगी, ठीक है। उसके बाद ये सारी जब ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी तो हम ऊपर आ जाएंगे सबसे एंड वाले टॉप वाले। इसमें टॉप वाला क्या है, साइकोलॉजिकल हेल्थ, ठीक है। साइकोलॉजिकल हेल्थ में मैं चाहती हूँ कि मैं ये वाला करियर ज्वाइन करूँ, मैं इसमें अर्निंग करूँ, मैं इसमें सेटिस्फाइड हूँ, तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला पार्ट आ जाता है। मैं इसको ज़रा सिंप्लीफाई तरीके से कर रही हूँ ताकि मतलब क्योंकि साइकोलॉजी की टर्म जो होती है ना मुश्किल हो जाती हैं, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ फंसी हुई है, बेसिक नीड्स में। हमारा जी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, हमें डाइट अच्छी नहीं मिलती, क्वालिटी ऑफ लाइफ लो है, ठीक है। हम जो चीज़ें हमें डिलेड मिलती हैं, हम दुनिया की निस्बत बहुत पीछे हैं। आजकल इंटरनेट के क्या हालात हैं, हमने आईटी करना है और वीपीएन के बगैर हम व्हाट्सएप नहीं खोल सकते, ऐसे ही है ना। तो हमारे लाइफ गोल्स बहुत वो हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा सेटअप ऐसा है कि हम उनको फॉलो करने के चीज़ों को लेके चलने में पीछे हैं। फिर हमारी क्या मैनेजमेंट भी पुअर है समहाउ, बहुत सारी चीज़ें एक्सटर्नल हैं, कुछ हमारी इंटरनल इश्यूज़ भी हैं, हम भी चीज़ों को उस तरह से नहीं लेके चल रहे जैसे लेके चलना चाहिए। अच्छा, इसमें हर चीज़ वो है जो कार को चलाने के लिए चाहिए थी, बट इज़ इट अ कार, वाई, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली, ठीक है। इसी तरह आपके अंदर एक प्रॉपर वो चीज़ पड़ी हुई है, वो पूरा सेटअप है, वो पूरा सर्किट बना हुआ है जो आप बनना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, पुअरली डेवलप्ड है। अगर हम उसको डेवलप नहीं करेंगे तो फिर हम वो नहीं बन सकते। जब अच्छा अब जो होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल कार बनानी है तो नॉर्मली हम उसको क्या करते हैं, ये कार वही है ना कि आपका करियर गोल है, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि जी कल एग्ज़ाम है,
1 महीना पहले पता था हमें कि हमारा एग्ज़ाम है, लेकिन हम क्या करते हैं, लास्ट डे पे धक्का स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। ऐसे ही है ना, उससे क्या होता है, गाड़ी शायद चलती तो है लेकिन उस तरह से नहीं चलती जैसे हमने चलानी है। या फिर क्या होगा, एफिशिएंट सोल्यूशन ये है कि 3-4 बंदे इकट्ठे मिलकर धक्का लगा दें। वो क्या धक्का है, ये एकेडमी, ये भी एफिशिएंट वे ऑफ धक्का है ना। दे आर ट्राइंग कि आप समहाउ कोशिश कम, मतलब ठीक है आपको एक सेटअप दे दिया, 3-4 लोग बैठो, एक दूसरे से सीखो करो, लेकिन यू आर नॉट मेकिंग प्रॉपर एफर्ट ऑन योर पार्ट। ये आपको ठीक है वो धक्के से गाड़ी थोड़ी चल तो जाएगी, लेकिन ये उस तरह से नहीं चलेगी जो अपने इंजन पे चलती है, ठीक है। या फिर क्या होगा, थाली अप्रोच क्या है, मिक्स एंड मैच। आप मुझे देखते हो, आप किसी और को देखते हो, किसी और को देखते हो, मुझे देखते हो, अच्छा ये इसने ये किया था तो ये कामयाब हुई थी, किसी और को देखते हो, इसने ये किया था ये कामयाब हुआ है, उसने ये किया तो कामयाब हुआ, आप कहते हो ये भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। हो सकता है आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओ, लेकिन वो जो आपके अंदर पोटेंशियल है वो उसमें भी नहीं यूज़ हुआ, ठीक है। अब ये देखें, ये कहता है जो इब्राहिम लिंकन है, उसने कहा गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 hours शार्पनिंग द एक्स। इसका क्या मतलब है, कि अगर हमने कुछ करना है तो पहले हमारी स्किल पॉलिश होनी चाहिए उसके लिए। Yes. फिर हमारे लिए आसानी होगी। तैयारी पे ज़्यादा टाइम आपने प्लान करना है, प्रिपेयर करना है और फिर एग्जीक्यूट करना है। डायरेक्ट जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आप टकरे मारेंगे, ठीक है ना। आपको नहीं समझ आएगी कि मैंने कहाँ से किस तरह से लेके चलना है, फॉर एवरी सिंगल थिंग आपको नहीं समझ आती कि मैंने क्या करना है। तो उसके लिए पहले प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि मैंने किस तरह से करना है। What happens to us when we dream something big? आपने कुछ सोचा हुआ है कि मैंने ये बनना है, तो सबसे पहले क्या होगा, एक्सपेक्टेशंस होंगी। सोसाइटी में क्या होगा, नहीं कर सकते। और ये फैक्ट है बिल्कुल, जो आपके ज़हन में आ रहा है आप बिल्कुल बोलें। प्रेशर आ जाता है, बहुत डिमोटिवेट करते हैं लोग। आप भी कर सकते हैं। इट्स अ फैक्ट। और वो ज़्यादा उसकी कॉमेंट्स बताना स्टार्ट कर देते हैं कि इसमें ये बैरियर है, ये नुकसान होगा, ये एग्जैक्टली failures मतलब होगा। एवरी पर्सन इज़ गोइंग टू टेल यू कि जो आप कर रहे हैं ना ये तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और ये आपसे नहीं होने वाला, ठीक है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आईटी की बात हो रही है या आपके पीआर की बात हो रही है, आपने क्या बताया था, हाँ आपने क्या बताया था, एडिटिंग। अब आपने कहा कि मैं तो जी एडिटिंग करूँगी, सबसे पहले कहेंगे लड़कियाँ तो मीडिया में आती ही नहीं, तुम कहाँ से आ गई हो, ठीक है। दूसरी बात करेंगे जी पाकिस्तान में इंटरनेट का काम कहाँ से करोगी तुम, यहाँ पे स्किल ही नहीं है, यहाँ पे अच्छा टीचर नहीं है, और ये मतलब आगे से करियर में वो नहीं है कि मार्केट में आपकी वैल्यू नहीं है। सारी चीज़ें मिलती होंगी आपको। और क्या कहते हैं, कुछ आसान सा काम कर लेना था। हाँ, और आपको क्या कहते हैं, कोई डिस्करेजिंग या कुछ इस तरह से, अब हमारे घर में तो इस तरह का नहीं ओवरऑल सोशली व्हाट काइंड ऑफ बैरियर्स। Socially वो लड़कियों के ऊपर जो डायलेमास चलते हैं ना, सोशल डायलेमास सोसाइटी के नाम में। अच्छा ये देखें, ये ना एक सोशल एक्सपेरिमेंट था जिसमें ना एक बड़ा सा एलिफेंट था। तो एलिफेंट को ना सब लोगों की ना आंखें बंद कर दी, ठीक है, और उन्हें कहा कि जो आपने ना मतलब एलिफेंट के डिफरेंट पार्ट्स उनको दिखाए गए कि आपने इसको टच करना है और आपने बताना है कि ये क्या है। अब मतलब जब एलिफेंट सामने से नहीं दिखाया गया, वो एलिफेंट को मतलब मुख्तलिफ पार्ट के सामने ले जाके खड़ा कर दिया और कहा कि अच्छा अब आप डिसाइड करिए ये क्या है। अब जो बंदा आगे से देखता है ना, उसकी ट्रंक को देखता है, वो कहता है मतलब हाथ लगाता है तो कहता है ये तो सांप है। जो उसके वो कानों को हाथ लगाता है तो कहता है ये तो शायद कारपेट है, ठीक है। जिसके पड़ती है उसके दांतों पे हाथ लगता है वो कहता है ये तो नेज़ा बना हुआ है। जो उसके टांगें हैं बड़ी बड़ी है उसको कहते हैं ये तो शायद दरख्त का नीचे वाला हिस्सा है। मतलब हर बंदा ना अपनी अपने कोई कह रहा है दीवार है, कोई कह रहा है रस्सी है टेल को पकड़ के, हर बंदे की अपनी अपनी अप्रोच है, ठीक है। तो जब सारों को मिलाया गया
तो ये शेप बन रही है एलिफेंट की। इसकी क्या वजह है? सबका अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव था देखने का, देखने का कैसे? उनकी तो आंखें ही बंद थी। मतलब सोचने का डिफरेंट। नहीं, उनको जो दिया गया वो तो वैसे ही था। अगर आपको हाथी के सिर्फ और सिर्फ दांत के ऊपर हाथ फेरना बताया जाए, आपकी आंखें बंद हैं एंड यू डोंट नो व्हाट इज़ द क्लियर पिक्चर ऑफ द थिंग, आप सिर्फ उसके दांतों को हाथ लगाएंगे तो क्या फील होगा? सो हमें ओवरऑल पिक्चर नहीं पता होती, हम बड़ी टनल अप्रोच में चल रहे होते हैं, इसे कहते हैं टनल विजन। जब मैंने पहली दफ़ा ये सुना था, मेरे एक टीचर ने कहा था कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो मेरा तो विजन टनल विजन था, मुझे पता ही नहीं था दुनिया किस तरीके से चल रही है। मैं सिर्फ मैं क्लासरूम की हद तक, अपने क्लास फेलोज़ की हद तक, या मैं हॉस्पिटल में होता था तो मरीज़ों की हद तक हम चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। हॉलिस्टिक विजन ये होता है कि ओवरऑल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ठीक है। आप जब कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं या चीज़ होता है तो जितनी ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगी उतना अच्छा इफ़ेक्टिव डिसीजन होगा, और जितनी आपके पास कम इंफॉर्मेशन होगी ना, आप बिल्कुल नैरो डिसीजन करेंगे। आज मेरे पास एक केस आया हुआ था जिसमें ना 6-7 ख़वातीन थी, उन्होंने अपने हस्बैंड्स को नहीं बताया, ठीक है। और एक नौसरबाज आदमी आया, उसने कहा कि आप मुझे 2 लाख दें और मैं 2 लाख से ना आपको मंथली 5,000 दूंगा या 10,000 दूंगा, और साल बाद आप मुझसे पैसे भी वापस ले लीजिएगा पूरे, मैं आपको प्रॉफिट पे लगा देता हूँ। अब वो ख़वातीन ने क्या किया, अपने हस्बैंड से बच के वो जो थोड़ी थोड़ी बचत होती है ना, वो पैसे अपने रखे, और एक ने पहले किया 3 लाख इन्वेस्ट, ठीक है। उसने अपनी दोस्त को बताया कि तुम भी करो, उसने 2 लाख किया, फिर उसने कहा वाह जी वाह, इस पर तो मुझे 10,000 महाना आ रहे हैं, पैसे मेरे वापस आ जाएंगे। उसने अपनी 3 बेवा बहनों को लगा लिया, ठीक है। किसी ने 4 लाख, किसी ने 2 लाख। अब लिटरली मेरे पास एक साथ जो है ना, मतलब कोई 8-9 ख़वातीन आई हैं और सारी की सारी एक दूसरे का सर फाड़ रही हैं। इसने मुझे कहा था, इसने मुझे कहा था, नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट द पर्सन जिसको वो सारे पैसे दे दिए उन्होंने, ठीक है। और वो ख़वातीन वो थी जिन्होंने अपने हस्बैंड्स को भी नहीं बताया हुआ था, मतलब कई सालों में पता नहीं 200 400 करके डेली की बचत करके मंथली थाउजेंड्स में बचत की होगी, मतलब लोअर मिडिल क्लास की ख़वातीन थी ना। और अपने हस्बैंड से छुप के उन्होंने ये अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट की है और कारोबार किया, और वो मतलब लालच में थी कि हम कुछ बड़ा कर रहे हैं। अब क्या ये अक्लमंदाना अप्रोच थी? तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? हस्बैंड को सरप्राइज करने ज़रूरत तो थी ना, लेकिन वाई मेड अ रॉन्ग डिसीजन? उनको एक्सपोजर भी नहीं था। एक्सपोजर भी नहीं था। अगर वो अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर लेती, तो हस्बैंड का बाहर का इंटरेक्शन है, उन्होंने 100 दफ़ा इस तरह की नौसरबाजी सुनी होगी, ठीक है। तो ख़वातीन का घर की हद तक होता है, बड़ी अपने आप में समझदार बन रही होती हैं। आई एम नॉट सेइंग इट कि हर खातून का ये होता है, लेकिन इट्स अ फैक्ट कि आप लोग घर से निकलते हैं, आप इधर क्लास में आए हो, आप कॉलेज में आए हो, यूनिवर्सिटी में आए हो, आप जॉब में 100 लोगों से आप इंटरेक्ट करोगे, आपका जो एक विजन होगा चीज़ों के बारे में उससे बहुत मुख्तलिफ होगा जो एक खातून का विजन है, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग कि ख़वातीन का विजन नहीं होता, लेकिन इट्स अ फैक्ट कि अगर एक खातून का एक्सपोजर नहीं है और वो उसको आप कोई डिसीजन मेकिंग देते हैं, तो दिस काइंड ऑफ डिसीजन शी इज़ गोइंग टू मेक, ठीक है। तो हॉलिस्टिक अप्रोच और टनल विजन में यही डिफरेंस है कि आपका जितना ज़्यादा नॉलेज होगा आप उतना इम्पॉर्टेंट बेहतर जो है ना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इसी तरह करियर के मामले में है कि जब भी आप डिसाइड करेंगे मैंने ये करना है, तो आपको बैरियर्स बताए जाएंगे, और जो बंदा जिस एंगल से जाके टकराया है ना उस चीज़ को, वो उसी एंगल में शोर मचाता रहेगा। CSS के मामले में मैं आपसे कहूँगी, या MBBS के मामले में, MBBS में बात होती है जी, एंट्री टेस्ट ही नहीं पास होता, एंट्री टेस्ट ही नहीं पास होता। एंट्री टेस्ट की आंखें जो है ना वो अंधी हो जाती हैं, दिमाग पक जाता है, और आप दिन से रात जागते हैं, उसके बावजूद आप MBBS में एडमिशन ही नहीं हो सकता। सुना होगा आपने। तो जो कर रहा होता है ना, तो उसे पता होता है कि ऐसा नहीं है,
ठीक है। अभी मैं आपको मैं उसमें लेके जाऊंगी कि CSS में क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 2% है रेशो पासिंग। ठीक है। आप लोगों ने रूटीन में फर्स्ट क्लास जो है मतलब A डिवीजन या फर्स्ट क्लास किस किस की डिग्री है प्रीवियसली? 60% से अब मार्क किस किस ने सिक्योर किए हुए हैं? 60% किए हुए हैं। ज़्यादातर के से ज़्यादा ही होंगे, ऐसा ही है ना। मैं तो मिनिमम आपको क्राइटेरिया बता रही हूँ। ठीक है कि आपकी लास्ट सर्टिफिकेट में कितनी याद है कितनी परसेंटेज थी? 60% थी। ठीक है। अब क्या कहा जाएगा? वही फर्स्ट डिवीजन जो है ना कि क्या आपने किया। ठीक है। फर्स्ट डिवीजन 60% मार्क होते हैं। CSS में टोटल मार्क्स होते हैं 1200। ठीक है। 1200 का 50% कितना हुआ? 600। 600 हुआ। ठीक है। उसका 60% कितना हुआ? 720। ठीक है। जो CSS का जो पासिंग क्राइटेरिया दैट इज़ 50%। अगर आप 600 क्रॉस कर गए हैं तो यू हैव पास्ड रिटर्न पेपर। तो इज़ इट डिफ़िकल्ट? अच्छा, अब 60% जो जिनके 720 मार्क्स आ जाए ना तो बिलीव मी कि टॉप 20 पोजीशंस में से उनकी पोजीशन होगी। इट्स अ फैक्ट। मैं भी इसी प्रोसीजर में से ही गुजरी हुई हूँ। ठीक है। टॉप 20 पोजीशन में 720 मार्क्स होते हैं एंड आई नो पीपल जिनके 610 615 नंबर थे और वो भी टॉप 20 में थे। इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए हैं एंड दे हैव बिकम DMG ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर्स इन CSS जस्ट पासिंग CSS। एंड 50% इज़ समथिंग जो आपने क्रॉस करना है लाइन को। लेकिन आपको क्या कहा जाएगा? जो लोग आपको मिलेंगे ना वो कहेंगे ऐसे ही नहीं पास होता, इंग्लिश ही बड़ी मुश्किल है। जो जिधर से जाके टकराया ना प्रिपरेशन के बगैर, सबसे हमने पहली बात क्या की थी? 4 घंटे 6 में से 4 घंटे प्रिपरेशन करनी है, 2 घंटे आपने एग्जीक्यूट करना है। जिसने 4 घंटे ज़ाया कर दिए, एग्जीक्यूशन के टाइम पे गया टक्कर मारी, टक्कर मारने के बाद वापस आया, उसने कहा ओए होए इंग्लिश में तुम रह जाओगे, यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। अच्छा, इसमें से बात होता है कोई बंदा स्कूल अच्छा है इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है, इंग्लिश में पास हो गया, दूसरा पॉइंट आएगा इस्लामियात ही रह जाएगी। ठीक है। मतलब जिसको जो टक्कर लग गई तैयारी के बगैर उसने आपको उसी में पागल कर देना, उसने कहना आप पास नहीं हो सकते। अब ये मैं आपको इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर दे रही हूँ 2021 में CSS का प्रॉपर जो पेपर आया हुआ था, कोई बंदा पढ़ेगा? उर्दू वाला पार्ट पढ़ लें। अकीदा आखिरत की वजाहत करें, इसके इंसानों की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी पर असरात का जायज़ा लें। इस्लाम एक मिनट, किस किस को ये पढ़ा हुआ लग रहा है? कौन सी क्लास में पढ़ा हुआ है? 9th 10th में। इज़ इट डिफ़िकल्ट? इट इज़ समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड CSS कैंडिडेट्स आर गोइंग टू टेल यू कि इस्लामियात बहुत मुश्किल है। अगला क्वेश्चन पढ़ें। इस्लाम मर्दों व ख़वातीन को तमाम मसाइल से बेहतर हुकूक मुहैया करता है, दलाइल से साबित करें। बताएं। अगला, दिस इज़ एक्चुअल पेपर। ठीक है। नेक्स्ट। कसीरुल मज़हबी मुआशरे में बकाए बाहमी की इस्लामी तालीमात पर खुलासा पेश करें। समझ आइए? ऊपर इंग्लिश वाला पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन। Comment on the techniques of Islamic regarding coexistence in a multi-faith society. समझ आई? जी। क्या नहीं हमें आ रहा ये क्वेश्चन? एंड जब आप इसको देखेंगे कि 7 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने एंड 50% इज़ द बेंच मार्क एंड 60% इज़ द टॉपर्स मार्क्स। इज़ इट समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड? देन वाई आर वी टोल्ड के इट्स वेरी डिफ़िकल्ट? क्या रीज़न है? यू आर टेलिंग इट इज़ वेरी ईजी. Every one of you is telling it's very easy, but if you go and sit in exam without preparing for it, you think you will pass it? No. You will not. You are not going to answer it जिस तरह से मैट्रिक में जाके दिया था. You definitely need to have a proper preparation. You definitely need to know कि जी मैं एक कंपटीशन के एग्ज़ाम से गुजर रही हूँ, मुझे एक पेपर के ऊपर मतलब वही जो मैंने आपसे बात की है, मैंने हर क्वेश्चन को करना है, अटैम्प्ट करना है.
अटैम्प्ट टाइम पीरियड में करना है, टाइम पीरियड में करना है, मेरी हैंड राइटिंग क्या होगी, मेरी प्रेजेंटेशन क्या होगी, मेरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा। 2 साल का बच्चा और 10 साल का बच्चा एक जैसे आर्ग्यूमेंट तो नहीं देंगे किसी चीज़ में, ठीक है। इसी तरह ऑल्दो यू नो दिस, लेकिन जो आपने मैट्रिक में दिया था, जो आप CSS के एग्ज़ाम में दोगे, इन दोनों में आपके आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस होगा। आपकी मैच्योरिटी नज़र आनी चाहिए आपके एग्ज़ाम में। सो इफ़ यू थिंक कि मैं प्रिपेयर किए बगैर ओवर कॉन्फिडेंट होकर जाके दे देता हूँ और उसके बाद आप फेल हो जाते हैं, तो फिर आपने कहना है ये हाथी तो नहीं है, ये तो नेज़ा है, ठीक है ना। उसका जो आपको वो नज़र आ रहे होंगे, आप नहीं कहना उसके दांत जो है ये नेज़ा है, ये इसके पीछे दुम जो नहीं है, दुम नहीं है, ये तो रस्सी है। बिकॉज आपकी होलिस्टिक अप्रोच नहीं है, आपने रिसोर्सेज इकट्ठे नहीं किए, आपने प्रिपरेशन नहीं की हुई, तो आप उसमें उस तरह से पास नहीं कर सकेंगे। एंड यू आर गोइंग टू बिकम अ डिस्करेजिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी फॉर द नेक्स्ट कमर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जी हम बात करें व्हाट इज़ बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट, एक्सप्लोर इट्स इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये पढ़ें, इंडिविजुअल इफेक्ट्स एंड कलेक्टिव इफेक्ट्स, और मुझे एक आधा अपनी तरफ से बताएं इसमें ऐड करके। मुश्किल तो नहीं हो गया? मैम तो कम्युनिटी बिल्डिंग में भी आ सकता है कि ये एनकरेजिंग अदर पीपल। किस तरह से? थोड़ा सा कि इफ़ यू बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट, तो आप सोशली क्या बेटर करोगे? कि आप इसको एनकरेज करो कि अगर आप कोई नेकी का काम करते भी हो तो आप उसको जितना आपसे हो सकता है उतना ज़्यादा करो। देखो, अगर आप आज के दिन ये नहीं ना कहोगे कि जो खा लिया बस खा लिया, कल मतलब ये होता है ना कि एक होता है कि हम आज की ज़िंदगी है, जो हो गया यहाँ पे ख़त्म, कल इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। तो आप में लालच भी होगा, आप में मारा मारी भी होगी, आप कल का नहीं सोचोगे, कहोगे जो मिल जाए आज ले लो, ठीक है। जब आप सोचोगे ना कि ये तो आर्जी चीज़ है, नेक्स्ट लाइफ कुछ और तरह से है, तो आप कलेक्टिव लाइफ के ऊपर फोकस करोगे। आप कहोगे कि ओवरऑल सोसाइटी में कैसे बेहतरी लानी है, तो एक ये पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो ये मतलब मैं वो बातें कर रही हूँ जो आपको रूटीन में भी समझ आ रही हैं, ये कोई ऐसी बातें नहीं हैं। लेकिन डेफिनेटली आपने जब इसको प्रेजेंट करना है पेपर में, तो आपके आर्ग्यूमेंट भी तो अच्छे डेवलप हुए होने चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करने आती हूँ तो मेरे सामने एक ये प्रेजेंटेशन है, तो जब मैं आपके बात कर रही हूँ ना, तो मैं एक पैटर्न में बात कर रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे सारी बातें पता तो होंगी, ठीक है। मैं कोई चीज़ इधर से बात कर रही हूँ, कोई इधर से बात कर रही हूँ, प्रिपेयर किए बगैर जब मैं दूंगी तो आप और तरह से लोगे, और जब मैं प्रिपेयर करके आपसे बात करूँगी तो आप मेरी बात को और तरह से समझोगे। तो ये डिफरेंस है। तो ये पाक स्टडीज़ का पेपर है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है कश्मीर पे, ठीक है। कोई ऐसा बंदा जिसको पता ही ना हो कश्मीर इशू कोई है? ऑब्वियसली एवरीबडी नोज इट, बट कश्मीर इश्यूज़ के मल्टीपल एस्पेक्ट्स होंगे और आपको उसका पता होना चाहिए, ठीक है। अफ़गान लेड सोल्यूशन, अफ़गान ये 2021 का पेपर है। उस टाइम पे जो है ना अफ़गानिस्तान से USA नहीं गया हुआ था। आपको पता है अफ़गानिस्तान का इशू क्या था? न्यूज़ अगर सुनते हैं तो हमें पता है कि जी अफ़गानिस्तान पे अमेरिका ने हमला किया और इस तरह से, उससे पहले रशिया ने किया, उसके बाद अमेरिका ने किया, उसके बाद काफ़ी अर्सा समझ ही नहीं आ रही थी कि अमेरिका जाए ना जाए, जाए ना जाए, फिर अमेरिका किस तरह से गया। तो वो सारी चीज़ें अगर आप रूटीन में थोड़ा सा करंट अफेयर से अवेयर हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा, उसमें बात ये की जा रही है कि अफ़गानिस्तान जो है ना, उसका सोल्यूशन अफ़गानियों की मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए। इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तानी फ़ौज क्या चाहती है, अमेरिकन फ़ौज क्या चाहती है, इंडियन फ़ौज क्या चाहती है, क्योंकि हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देख रहा है, ठीक है ना। इंडिया जाएगा, मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे रहे, ठीक है, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक बफर जोन है और वो सारी चीज़ें। तो
हर बंदे का अपना अपना क्योंकि है, तो अफ़गानिस्तान का फ़ैसला उन्हीं के उसके मुताबिक रिजॉल्व होना चाहिए। ये मतलब ये क्वेश्चंस वो हैं जो अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर हो ना करंट अफेयर्स से, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आते जाते हैं। मतलब ये सारे क्वेश्चन है, मकसद मुझे ये आपको बताने का था कि हमें जो चीज़ें बहुत मुश्किल करके बता दी जाती हैं वो इतनी मुश्किल होती नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अवेयर नहीं होते, हम गाइडेड नहीं होते। मतलब पहले हमें यही नहीं पता होता कि हमने जाना किधर है, ठीक है। अगर हम कहीं डिसाइड कर ही लें कि फॉर एग्जांपल किसी ने डिसाइड कर ही लिया मैंने CSS जाना है, तो वो अपने रिसोर्सेज ही पूरे नहीं करेगा। उसने पहले वो ही नहीं डिसाइड करना कि पूरी किताबें ही ले लो, ठीक है, सिलेबस इकट्ठा करो, सिलेबस इकट्ठा करने के बाद उसको सबको पढ़ो, अपने रिसोर्सेज पूरे नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने आपको तीसरी बात की है कि उसको अप्लाई करने से लेके फाइनल एग्ज़ाम तक एक पूरा प्रोसीजर है। तो मैंने यहाँ से कहा कि 50% लोग यहीं आउट हो जाते हैं। CSS का पहले तो अप्लाई करते हुए एप्लीकेशन में इतनी गलतियाँ होगी कि आपकी एप्लीकेशन नहीं पूरी होगी, ठीक है। अप्लाई कर दिया तो पहले टेस्ट में ही पहुँचेंगे नहीं, पहुँच गए फिर CSS के रिटर्न में नहीं पहुँचेंगे। और यकीन करें हमारी 60% पॉपुलेशन CSS की तैयारी कर रही होती है और प्रैक्टिकली शायद 5% भी नहीं होते जो एफ़र्ट कर रहे होते हैं। आनियाँ जानियाँ वो ये कर रहे होते हैं, ठीक है। और मेरे पास मेरे ना स्टाफ में से भी फॉर एग्जांपल कोई सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल आते हैं, कहते हैं हमें छुट्टी चाहिए, हमने CSS की तैयारी करनी है। अच्छा जी, छुट्टी दे दी, छुट्टी मेरे से ले ली CSS का कह के, ड्यूटी से भी भाग गए, तैयारी भी नहीं की, टेस्ट जाके फजूल सा दे के आगे वापस आ गए। बस वो सारों को बताते रहेंगे मैं तो CSS कर रहा हूँ, मैं तो CSS कर रहा हूँ। 32 साल की उम्र तक 3 अटैम्प्ट्स आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ लोग होते हैं मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने LLB वगैरह किया हुआ है, होता क्या करेंगे, 3 अटैम्प्ट्स होती हैं जुडिशरी की, ठीक है। और जुडिशरी की मेरे ख्याल से मल्टीपल क्या 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 होता है, आपने मुझे बताया था, आपने कहा था मैं जुडिशरी करनी, कितनी अटैम्प्ट्स होती हैं? अब हाँ, दैट मीन्स कि अभी हमने एक गोल डिसाइड किया है बट वी डोंट हैव रिसोर्सेज, राइट। वी डोंट इवन नो कि मैं आई वांट टू बिकम अ जज बट आई डोंट इवन नो कि हाउ मनी अटेम्प्ट्स आई नीड टू हैव, व्हाट इज़ द एज क्राइटेरिया, यू शुड बी नोइंग इट, ठीक है। कि 30 एज तक, मतलब फॉर एग्जांपल CSS की ये फाइनल एज होती है 30 से ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह आप जुडिशरी में भी आपकी एज का क्राइटेरिया होगा, आपकी अटैम्प्ट्स का क्राइटेरिया होगा, आपका एजुकेशन का क्राइटेरिया होगा, आपके ग्रेड्स का क्राइटेरिया होगा। तो दीज आर द रिसोर्सेज वी नीड टू नो, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो LLB कर लेते हैं, वो जुडिशरी की अटैम्प्ट्स भी लगाई जा रहे होते हैं, वो CSS की अटैम्प्ट्स भी लगाए जा रहे होते हैं। एक तीसरा होता है PMS, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, वो उसकी अटैम्प्ट्स भी लिए जा रहे होते हैं। प्रैक्टिकली वो एक चीज़ भी तैयार नहीं करते, ठीक है। और जब हर अटैम्प्ट को करते करते 9 साल ज़िंदगी के गुजर जाते हैं। जब 9 साल गुजर जाते हैं दे आर नो बॉडीज़, ठीक है। उन्होंने ना तो जॉब मार्केट के मुताबिक कोई स्किल लिया होता है, ठीक है, ना उन्होंने कोई स्किल्ड एजुकेशन ली होती है, ठीक है। आज का ज़माना है स्किल्ड एजुकेशन का, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया में कंप्यूटर वाले लोग आगे जा रहे हैं, ठीक है। दुनिया में अगर कोई मार्केट है तो आपने उसका अगर स्किल लिया हुआ है तो आपकी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिग्री नहीं भी है तो यू विल वर्क वेल, ठीक है। साइबर पे बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हो रही है, हम इन सारी चीज़ों पे भी फोकस नहीं कर रहे, ठीक है। 60% पॉपुलेशन हमारी सोशल साइंसेस की डिग्री लेती है और बस घूमती रहती है, ठीक है। हम जॉब मार्केट को फॉलो ही नहीं करते, अपने माँ बाप के पैसों पे एकेडमियों में जाते हैं, खाना पीना करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, वापस आते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक टाइम आता है कि हम जब 32 साल के हो जाते हैं, सारी अटैम्प्ट सारी चीज़ें चली जाती हैं, उसके बाद हम भी डिप्रेशन होते हैं और हमारे पेरेंट्स भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ इनको दे दिया एंड दे आर डूइंग नथिंग। इस तरह के स्टूडेंट्स से अच्छे वो स्टूडेंट्स हैं जो टेक्निकल डिप्लोमास करते हैं मैट्रिक करने के बाद, ठीक है, और उसी टाइम जॉब मार्केट में ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये अभी कैमरे में खड़े हुए हैं, इन्हें पता था मैंने ये करना है, ठीक है। ही हैड टेकन हिज स्किल एंड ही इज़ नॉट वेस्टिंग हिमसेल्फ। ये वो जो नकम्मे CSS PMS स्टूडेंट्स हैं उनसे 100 गुना अच्छे हैं।
ही हैड अ गोल इन हिज माइंड, उन्होंने उसके ऊपर ट्रेनिंग ली, उन्होंने कर लिया और दुनिया इस पे चल रही है। ठीक है, हम अगर उस तरह से नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, यू मे एक्सेल इन एनी, मैं वो बात मैंने CSS की स्पेसिफिकली इसलिए की थी कि सम हाउ सबको नॉलेज है, हर बंदा इसके बारे में डिस्कस करता है। जुडिशरी कम लोगों को पता होती है क्योंकि LLB कम लोगों ने की होती है। ठीक है, इसी तरह से हर प्रोफेशन में, मतलब इंडिविजुअली हम इस पे बात कर सकते हैं, वी हैव सम टाइम, कि हम किस तरह से कोई भी करियर लेके चलते हैं तो किस तरह से लेके चलते हैं। आपने डिसाइड करना है कि आपके अंदर क्या स्किल है, मैंने नहीं डिसाइड करना। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बताया कि दुबई में या सऊदी अरेबिया में जॉब मार्केट्स क्या हैं, या गल्फ़ कंट्रीज़ में या अमेरिका में, स्किल्ड लेबर। अगर आपने सिंपल सोशल साइंस की डिग्री की हुई है तो आपको उसमें इतना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना होगा कि आप वहाँ पे अपने आप को प्रूव कर सको, किसी जॉब में लग सको। ठीक है, अदरवाइज़ आप अनस्किल्ड लेबर होगे, आपको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, वहाँ पे नर्सिंग रिस्पेक्टेबल समझी जाती है, वहाँ टीचिंग रिस्पेक्टेबल समझी जाती है, वहाँ पे किंडरगार्टन टीचर जो है वो स्किल्ड है। ठीक है, बजाय किसी ने PhD की हुई है और वो स्पेसिफिक नहीं है, जो जिसमें वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल नहीं दे सकता। ठीक है, वहाँ पे इवन सफाई करनी है तो आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं। तो स्किल्ड लेबर का ज़माना है। ठीक है, दुनिया में इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन द वर्ल्ड, अगर पाकिस्तान में करना है और कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में करना है, या आप समझ लें कि अच्छा ये हमारी सोसाइटी में पावर का कल्चर है ना, डंडे का कल्चर है या पैसे का कल्चर है, यही 3-4 चीज़ें हैं जिसमें आपने एक्सेल करना है। आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए, मैंने बिज़नेस करना है, उसमें क्लियर हो जाए। बिज़नेस नहीं कर सकते, यू थिंक मेरे पास वो स्किल नहीं है या मेरे अंदर वो रिस्क लेने का जज्बा नहीं है, तो फिर हमने जॉब करनी है। ठीक है, अब जॉब के भी डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, या आपने CSS करना है या दूसरे लेवल पे जॉब करनी है। ठीक है, दूसरे लेवल की जॉब्स, मतलब व्हेन यू कम आउट जॉब मार्केट में आफ्टर मास्टर्स, आपका क्या ख्याल है कि जॉब मार्केट में आप क्या कर सकते हैं पाकिस्तान में इमीडिएटली? कॉर्पोरेट जॉब। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट जॉब? जब MS लेवल पे आपको इतना तो पता होता है कि आप एक्सेल कर सकते हो, आपको इस तरह की चीज़ें आती हैं जो कि बेसिक चीज़ें होती हैं हर कॉर्पोरेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल डाटा एंट्री होगी। you know what is market rate of data entry? किसी ने जॉब की है आप में से? कोई जॉब वाली साइड पे है? डाटा एंट्री करने वाले बंदे की कितनी सैलरी होगी? 35 से 50। सफिशेंट? स्टार्टर्स के लिए तो कुछ भी कितने अरसे बाद बढ़ती है? 2 साल बाद कितनी बढ़ती है? 5 से 6 हज़ार। डाटा एंट्री इज़ नॉट स्किल्ड जॉब। लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ कि अगर आपके स्टार्टर्स में कुछ भी नहीं है तो आप एटलीस्ट स्टार्टर्स में, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं स्किल्ड मार्केट के लिए। जब आप डाटा एंट्री में एंटर हो गए तो दिस इज़ नॉट अ स्किल्ड जॉब। ठीक है, व्हेन इट इज़ नॉट अ स्किल्ड जॉब तो आप एमलेसली एक जगह पे एंटर हो गए, ज़रूरत पूरी कर ली। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप डाटा एंट्री ना करें, लेकिन जो हमारा बात करने का मकसद है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया कि आपको अपना गोल नहीं पता, आप नॉन स्किल्ड एरिया में चले गए हैं। उसके बाद फिर आप जब सुबह से लेकर रात तक डाटा एंट्री करते रहेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, 2 साल बाद आपकी 2000 तनख्वाह बढ़ेगी, उससे अगले 2 साल बाद 2000 बढ़ेगी। इन्फ्लेशन रेट हमारा कितना है? इन्फ्लेशन पता है क्या है? महंगाई। कि हमारी परचेजिंग पावर विद पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाती है। वही 35,000 आज से व्हेन आई वाज डूइंग माई हाउस जॉब तो मेरी तनख्वाह 35,000 थी। ठीक है, ये 8-10 साल पहले की बात है।
हाउस जॉब वॉज बट आई वॉज हैविंग अ स्किल्ड जॉब, आई वॉज अ डॉक्टर, ठीक है। तो 35,000 की जो वैल्यू उस टाइम थी ना, आज वो वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो जब हमने मार्केट में जाना है तो हमने इन चीज़ों को जहन में रखना है कि आप जो जॉब कर रहे हो क्या ये आपके एम गोल के मुताबिक है। अगर नहीं है तो यू नीड टू कीप फोकसिंग एंड कीप गोइंग बैक टू योर गोल, अदरवाइज़ आप एक मशीन बन जाओगे जो 35,000 के पीछे घूमती रहेगी। और जो अनस्किल्ड लेबर होती है और अनस्किल्ड जॉब्स होती हैं ना, वो आपको पागल कर देती हैं और एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता, ठीक है। लास्ट स्लाइड, ठीक है। तो आपने जो है ना अपने ड्रीम्स जो डिसाइड कर लिए हैं ना, इनको बस फॉलो नहीं करना या इनको विशेस बना के नहीं रखना, इनको प्रॉपरली फॉलो करना है एंड बी वेरी वेरी विजिलेंट कि हम जो कर रहे हैं हम ऐसे ना रह जाएं, हम बड़ा क्लियरली जाएं। फॉर एग्जांपल ये यूट्यूब बटन्स पड़े हैं तो मुझे उससे जहन में आ रहा है, इफ़ यू वांट टू बिकम अ यूट्यूबर, तब भी आपका एक गोल है। आज के ज़माने में कंटेंट क्रिएटर होना एक बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको फिर उसका स्किल आना चाहिए। इन्होंने गोल्डन बटन, सिल्वर, ये कौन सा, ये 2 सिल्वर बटन है इनके? ये 6 चैनल्स हैं, ये सबका एक एक बटन होता है। अच्छा, इनके 6 चैनल्स हैं, ठीक है। मतलब ये क्या, इनसे क्या पता चल रहा है आपको? दे आर अर्निंग, डॉलर्स में इनके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जो यूट्यूब है ये कंटेंट क्रिएशन है, तो आपका ख्याल ऐसे ही हो गई है। इन्होंने इस पर भी पूरा होमवर्क किया, ठीक है, वो अभी भी बैठे हुए हैं वहाँ पे। इसके बाद इन्होंने एडिटिंग पे कितना टाइम लगाना है, इसके बाद इन्होंने वॉइस ओवर पे कितना टाइम लगाना है, उसके बाद इन्होंने कितनी चीज़ें देखनी है। मैं बहुत सारी फालतू बातें की होंगी, इन्होंने कटिंग करनी है उसकी, ठीक है। उसके बाद अपलोडिंग करनी है, उसका थंबनेल बनाना है। थंबनेल जो बनाना है वो इतना इफेक्टिव हो कि हर बंदा पहले क्लिक के इसको उठाए। तो ये भी एक कैरियर प्लानिंग है, ये भी एक चीज़ है। यू नीड टू हैव अ गोल। इनका गोल हो सकता है कि मैंने डायमंड बटन लेना है, ठीक है। डायमंड बटन कैसे मिलता है? सर्टन नंबर ऑफ व्यूज़ होने चाहिए। मिलियन आई गेस होते हैं सिल्वर बटन पे। 1 मिलियन पे जो है गोल्डन और 1 लाख सब्सक्राइबर पे सिल्वर। नहीं, 1 मिलियन पे आगे सिल्वर बटन मिलता है। 1 मिलियन पे गोल्डन और 1 लाख 1 मिलियन पे गोल्डन मिला, 1 मिलियन लिखा फॉर पासिंग 1 मिलियन। तो सिल्वर किस पे मिलता है? सिल्वर 1 लाख पे, 10 लाख पे गोल्डन। अभी ये जो है ना बड़े सख्त हो गए हैं क्राइटेरियाज, अब सिल्वर ज़्यादा व्यूज़ पे मिलता है। नहीं, हमारे घर में भी सिल्वर बटन है एक, तो आई नो क्राइटेरियाज बदलते रहते हैं। खैर, और इन चीज़ों में भी आप जाते हो ना तो फिर आपको मतलब अंदाज़ा होता है कि ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ऐसे नहीं कर रहे होते। फिर आपने सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल कंटेंट क्रिएटर बनना है या किस तरह का बनना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, छोटी सी छोटी चीज़ जो आप समझ होते हो, और आपका ख्याल है कि कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, पता नहीं इस पर कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इनको डॉलर्स में अर्निंग हो रही है, लेकिन दे नो कि हमने किस तरह से लेके चलना है चीज़ों को, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं। कॉन्सेप्ट पता है इसका क्या है? कॉन्सेप्ट इसका सेल योर स्किल्स, व्हाट, हाउ? मैं अगर किसी ने आईटी की हुई है, कोई वेबसाइट का काम जानता है, कोई साइबर सिक्योरिटी का काम जानता है, तो फ्रीलांसिंग पे आ सकता है। वो ट्यूशन के, ऑनलाइन ट्यूशन पे फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई ट्रांसलेट कर रहा है किसी चीज़ को डिफरेंट लैंग्वेज में, वो फ्रीलांसिंग कर रहा है। तो इसके वाइड करियर है, बहुत ज़्यादा इसका। अब ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट भी है, उसमें लोग अर्न कर रहे हैं। समटाइम्स जो हमारी नॉर्मल जॉब्स होती हैं ये वाले कॉन्सेप्ट से बहुत आगे जा चुके हैं। हम शायद हज़ारों में या 1-2 लाख की सैलरी की बात करते हैं, ये मिलियंस में कमा रहे हैं, ठीक है। और शायद हमने इतनी इतनी डिग्रीज़ की होती हैं और हम फारिग बैठे होते हैं, और बाज़ औक़ात मैट्रिक पास, एफएससी पास, एफए पास बहुत अच्छा अर्न कर रहे होते हैं। तो वजह क्या है? दे आर गोल ओरिएंटेड, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। वो एमलेसली मूव नहीं कर रहे,
तो हमने एमलेस नहीं होना, ठीक है। हमने अपना एक गोल पर्टिकुलरली डिसाइड कर लेना है और उसके बाद फिर उसके ऊपर प्रॉपरली एक्सेल करना है। तो यही करियर काउंसलिंग है, यही गोल ओरिएंटेड आपका वर्क है। और कोई स्पेसिफिक, मेरा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। अभी आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं।